नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। पेटीएम की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, हम सब जानते हैं। आरबीआई ने पाया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि पीपीबीएल के लाखों खातों में केवाईसी नियमों का पालन नहीं हुआ। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी जाहिर की गई है। इस तरह की आशंकाएं हैं। ऐसे में आरबीआई ने पीपीबीएल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और इसकी कई सेवाओं पर बैन की बात कही है। यह सख्ती 29 फरवरी से लागू होगी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आरबीआई की पेमेंट पर किस तरह की सख्ती है और इससे पेटीएम के ग्राहकों पर किस तरह से असर पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे एपिसोड के बाद पेटीएम के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये सब समझ रहे हैं, लेकिन एक आम ग्राहक को अब क्या करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्थिति है। इसीलिए आज सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने भी आप लोगों से बहुत सारे सवाल मांगे थे। जो भी पेटीएम को लेकर आपके सवाल हैं वो सवाल आपने हमें भेजे हैं और उन सवालों को आज के शो में हम समाहित करने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं सवालों के जवाब के लिए। देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में पेटीएम की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अब यही पेटीएम मुश्किलों में है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल पर केवाईसी के उल्लंघन की शिकायत पाई है। ऐसे में कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में आरबीआई ने पीपीबीएल पर आर्थिक अनियमितता बरतने के आरोप में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एक्शन लिया है। इसके तहत पीपीबीएल से जुड़ी कई सेवाएं 29 फरवरी से प्रभावित होंगी। आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस बंद हो जाएगी। इसके तहत पीपीबीएल ग्राहक कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट और फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं पेटीएम वॉलेट यूजर्स 29 फरवरी के बाद अपने वॉलेट में पीपीबीएल के जरिए कोई पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। हालांकि 29 फरवरी के बाद वे अपनी मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकेंगे जब तक कि यह खत्म ना हो जाए। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कारोबारियों से अपील की है कि वह बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम की बजाय दूसरे पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। पहले मामला समझते हैं। दरअसल पीपीबीएल के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इसके लाखों खातों में केवाईसी नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया है। यानी बैंक नहीं जानता कि उसके ग्राहक कौन है और क्या करते हैं। ऐसे में केवाईसी में हुई कथित गड़बड़ी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आशंका जाहिर की गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक केवाईसी को लेकर हुई गड़बड़ियों में पाया गया है कि एक पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कई खाते खोले गए हैं और इन खातों से करोड़ों रुपयों के लेन देन हुए हैं, जो नियमों के मुताबिक ज्यादा है। यही वजह है कि आरबीआई ने नियमों के खिलाफ हुए इन लेन देन पर सख्ती बरतते हुए पेटीएम के खिलाफ एक्शन लिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट है। इनमें से करीब 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। इनमें लाखों खाते ऐसे हैं जिनमें केवाईसी नहीं की गई है। पीपीबीएल पर आरबीआई को गलत और अधूरी जानकारी देने के भी आरोप हैं। इससे पहले भी कामकाज में अनियमितता के चलते मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। फिलहाल आरबीआई की इस सख्ती का असर पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों में ये आशंकाएं हैं कि कहीं आगे पेटीएम वॉलेट के लिए टॉप अप बंद ना हो जाए। वहीं पेटीएम के जरिए पैसा लेने वाले दुकानदारों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं कि वो ग्राहकों से इसके जरिए पैसा ले या नहीं ले। वहीं पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने सफाई देते हुए कहा कि ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स गलत जानकारी पर आधारित है। ये रिपोर्ट सिर्फ अनुमान पर आधारित है। कंपनी ने स्टेक होल्डर्स से ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। फिलहाल तो सवाल और संदेह जब एक बार पैदा हो ही गया है तो कंपनी पर लगे आरोपों की सच्चाई भी कंज्यूमर्स के सामने आनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान आज की इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय बग्गा जी, जो कि चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के, और साथ ही साथ इकोनॉमी, मार्केट और कॉर्पोरेट मामलों को बहुत ही बखूबी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और स्वागत है अजय बग्गा सर आपका। प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ हैं, महासचिव हैं CIIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। बहुत बहुत स्वागत है खंडेलवाल साहब आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं रितेश मलिक, फाउंडर हैं Innov8 के, स्टार्टअप इकोसिस्टम की जानी मानी आवाज है। लेकिन रितेश मलिक जी को बुलाने का खास मकसद आज ये था कि पेटीएम मामलों में सबसे बारीकी से अगर कोई इस वक्त नजर रख रहा है तो वो रितेश मलिक ही है। इसीलिए मैं स्वागत कर रहा हूं रितेश मलिक आपका, और चर्चा की शुरुआत भी आपसे ही कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं जो आम लोगों के सवाल हमारे पास आए हैं उनके साथ में आपके पास आऊं, पहले जरा मैं ये समझना चाहूंगा कि पेटीएम एक पूरे भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का एक स्तंभ, एक मजबूत स्तंभ था, और डीमोनेटाइजेशन के बाद तो एक हीरो की तरह एंट्री होती है, घर घर में नाम है। लेकिन अब पता चलता है कि नॉन कंप्लायंस, ये इतनी बड़ी चूक या लापरवाही पेटीएम से कैसे हो गई रितेश जी? देखिए दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको है ना एक चीज बताता हूँ। जो हमारा भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अगर हम कहें तो पेटीएम उसका एक पोस्टर बॉय रहा है। पेटीएम ने इंडिया के अंदर डिजिटल फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। दैट बीन सेड, जहां तक नॉन कंप्लायंस की बात है, जैसे कि आरबीआई का जो सर्कुलर आया था उससे मैं बहुत ज्यादा अवगत नहीं हूं। लेकिन मैं एक चीज यहां जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी अगर मान के चलिए स्कूल के अंदर कोई बच्चा गलती करता है तो अध्यापक का काम यह होता है कि उसको कोच करे, गाइड करे, स्पेशली जब ये सब्जेक्ट अगर कोई नया सब्जेक्ट हो। अगर हम बात करें डिजिटल फाइनेंस की तो ये बहुत नया सब्जेक्ट है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि बहुत ही ज्यादा सख्त रवैया लिया गया है, और इसको और आप ये देखिए बैंकिंग। सॉरी रितेश जी, मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं। आपने कहा कि नया बच्चा, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये बच्चा 2018 से गलतियां कर रहा है सर। 2018 में सुपरवाइजरी कंसर्न्स दिखाए गए, रेस्ट्रिक्शंस हुआ जून 19 में, 2018 उसको लिफ्ट किया गया दिसंबर 27 2018। फिर मार्च 2019 में KYC प्रोविजंस के वायलेशन को लेकर बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने लिखा। फिर उसके बाद 2001 में 1 करोड़ का जुर्माना लगता है। फिर नवंबर 25 2022 पे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह से अक्टूबर 10 2023 में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सीरीज ऑफ नॉन कंप्लायंस है। ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ने तो बहुत कोशिश करी कि बच्चा सुधर जाए, लेकिन बच्चा नहीं सुधरना चाह रहा। देखिए, जब बैंकिंग और आप फाइनेंस देखेंगे ना दीपक जी, तो ये एक शब्द होता है ट्रस्ट। अब जो ये आरबीआई ने अभी किया है, देखिए पेटीएम के बहुत सारी वर्टिकल्स हैं। एक हो गया पेटीएम का यूपीआई, एक हो गया पेमेंट्स बैंक, और एक हो गया पेटीएम मनी। फर्क सिर्फ पेमेंट बैंक पे ही आ रहा है, वॉलेट्स और इन्हीं सब पे आ रहा है। लेकिन ओवरऑल पेटीएम के सारे इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे कस्टमर्स का ट्रस्ट बहुत ज्यादा घट जाएगा। जहां तक नॉन कंप्लायंस की बात है, अगर आप सर्कुलर देखें तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ, तो मेरा उस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर रेगुलर नॉन कंप्लायंस आ रहा है तो जरूर ये चिंताजनक बात है और उसको जरूर कंपनी को देखना चाहिए। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा कंपल्सिव, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, और इसके परिणाम सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होंगे। ऑलराइट सर, मैं अजय बग्गा सर के पास अब आऊंगा। बग्गा सर, क्या वाकई में कुछ ज्यादा सख्ती दिखाई है आरबीआई ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बैंकिंग वीडियो गेम नहीं है। बैंकिंग बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इससे हाथ कट जाता है। तो बैंकिंग में अगर आपको उतरना है तो आप सीरियस होके उतरिए, क्योंकि लोगों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। आज के दिन में 37 लाख मर्चेंट्स के पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं। अब कल तक कैसे होगा वो? एक महीने में 30 करोड़ अकाउंट कैसे माइग्रेट करेंगे, या 300 वॉलेट कैसे माइग्रेट करेंगे? और ये ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने ओवरनाइट किया है, जैसे आप कह रहे 2018 में ही इन पे अंकुश लगाया गया था, बंद किया था नए अकाउंट खोलने, फिर 1 साल बाद अलाउ किया, और फिर मार्च 2022 से बंद कर दिया था नए अकाउंट खोलने। और आरबीआई की सोच यही थी कि नए खुल रहे, होपफुली
लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे धीरे धीरे, वो हुआ नहीं। और जो ऑपरेशंस है उसमें इशू थी। और दूसरी बात ये है दीपक जी, रेगुलेटर कभी ये सार्वजनिक नहीं करता कि क्या उन्होंने बताया है बैंक को, ये कंपनी मैनेजमेंट पे है। और आज आप देखें, मैंने 3-4 बैंकर से बात की, बहुत सीनियर लोग, जिनका हमें लग रहा है कि आरबीआई फाइनली उनको बोलेंगे कि आप आगे बढ़ के ये अकाउंट्स में मदद करिए, या एटलीस्ट ये मर्चेंट्स को सहूलियत देने में मदद करिए। सब यही कह रहे हैं भाई, जब तक हमें पता ना लगे आरबीआई ने क्या इशू रेज की है, हमें तो नए तौर से केवाईसी करना पड़ेगा। वो तो 2 महीने लगते हैं हमें टर्मिनल लगाने में। हम कैसे 37 लाख टर्मिनल भारत में आप कैसे कर सकते हैं, या क्यूआर कोड बेस्ड जो ऑफलाइन है, जो कि करोड़ों में जाता है, छोटे हॉकर से लेके हर आदमी तक, वो कैसे ओवरनाइट हम उनको अपने सिस्टम में लेके आ जाएं। तो ये ग्रोथ रही, अच्छा है भारत के विकास के लिए, डिजिटल फाइनेंस के लिए, बट ग्रोथ के साथ अंकुश रहता है। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत हेविली रेगुलेटेड सेक्टर है, अगर आप उसमें उतर रहे हैं तो आंखें खोल के उतरना है। आप बट सर, मैं क्विक रिएक्शन, सॉरी अजय सर, मैं टोक रहा हूं आपको, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो रितेश जी ने कही, वो ये कहा कि इस सख्ती से शायद डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर लोगों का भरोसा तो कम नहीं होगा सर ओवरऑल। नहीं, कुछ नहीं होगा। आपका फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, सारे जो कंप्लायंट लोग हैं वो तो चल रहे हैं। अब पेमेंट बैंक का मॉडल ही ऐसा है दीपक जी, 11 लाइसेंस मिले थे, 5 ने तो सीधा ही लौटा दिया कि ये वर्क नहीं करता है। तो वो आरबीआई को भी पता है ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नहीं चला पेमेंट बैंक का, क्योंकि 2 लाख रुपए आप सिर्फ डिपॉजिट रख सकते हैं, आमदनी का जरिया है नहीं कोई, और आपका एमडीआर भी 0 की तरफ है। तो इसमें डिजिटल इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा जो खराब मछली है उसको टाइम टाइम पे निकालना पड़ता है तालाब से, ताकि तालाब का हाइजीन ठीक रहे। ऑलराइट सर, इससे पहले मैं प्रवीण जी के पास हूं, मैं फटाफट से रितेश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो पेटीएम से जुड़े हैं। आई एम श्योर रितेश जी अगर वहां तक पहुंच पाएं। रितेश जी, सीधा सीधा तो यही है कि पेटीएम वॉलेट में जो लोगों का पैसा है वो कितना सुरक्षित है, उसका इस्तेमाल अभी कितना सुरक्षित है? देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ से ये बताना चालू करूंगा कि मेरे पास पेटीएम का एक भी शेयर नहीं है, ना मैं शेयर होल्डर हूँ, ना मैं पेटीएम से डायरेक्टली लिंक्ड हूँ, लेकिन मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम का हितैषी हूँ। तो मैं जब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम की वॉइस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक ओपिनियन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जहां तक हम लोग अभी देखते हैं, पेटीएम वॉलेट का जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फास्ट टैग पे जो इम्पैक्ट है, हम ये देखें, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगा? द आंसर इज नो। पेटीएम वैसे ही चलेगा, जो उसका यूपीआई है वो वैसे के वैसे चलेगा। बाकी बैंक अकाउंट्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल जो डिजिटल फाइनेंस है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जहां तक यूपीआई की बात है, वो एज सच चलेगा। सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कि जो बैंक अकाउंट्स है उनका यूपीआई नहीं चलेगा, बाकी सब अकाउंट्स का यूपीआई चलेगा। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि जो मेरे पेटीएम मनी ऐप में जो शेयर्स हैं, क्या वो सेफ हैं? वो बिल्कुल सेफ हैं। लोग कह रहे हैं क्या हमारे पास फरवरी 29 तक हमारा जो पैसा है वो सेफ है? वो बिल्कुल सेफ है। जहां पे इंपैक्ट आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जिन भी ग्राहकों का अकाउंट है, उनका भी पैसा जब्त नहीं होगा, वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। लेकिन 29 फरवरी के बाद आप उस अकाउंट को अंदर आप नया पैसा नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। थैंक्स फॉर द क्लैरिटी सर, थैंक्स फॉर द क्लैरिटी। फटाफट से खंडेलवाल सर के पास आता हूं। खंडेलवाल सर, आप लोगों ने तो चिट्ठी जारी करके बकायदा अपने जो 9 करोड़ मर्चेंट्स हैं और जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको कह दिया कि भाई पेटीएम का इस्तेमाल अब मत करिए, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढिए या जरिए ढूंढिए। इतना ज्यादा आपका मन क्यों उखड़ गया सर पेटीएम से? देखिए, बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत के नियम और कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
जब आरबीआई ने इंटरवेंशन की तो उसमें गंभीर बातें सामने आई, जैसा अभी आपने बताया 2018 से लेकर के 2023 तक साल दर साल पेटीएम ने अपने सिस्टम को सुधारा नहीं। 35 करोड़ में से 31 करोड़ निष्क्रिय अकाउंट है, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है। तो हमारे बहुत व्यापारी पूरे देश भर में पेटीएम का सिस्टम यूज करते हैं और पेटीएम का सिस्टम यूज करने के कारण से और सबकी अपनी पूंजी उसमें लगी हुई है। कल यदि कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर पेटीएम के बैंक पर आ जाती है तो हमारा व्यापारी कहाँ जाएगा? 29 फरवरी, ये जैसा अभी बग्गा साहब बता रहे थे, 29 फरवरी तक ये सारे अकाउंट माइग्रेट हो जाएंगे। वो बड़ा मुश्किल काम है, इतने लाख टर्मिनल लगाने पड़ेंगे। तो 29 फरवरी का तक को टाइम दिया आरबीआई ने। तो 29 फरवरी के बाद क्या? अगर मैं आज अपने व्यापारियों को सचेत नहीं करूंगा तो कल हमारे व्यापारियों की पूंजी तो नहीं फंस जाएगी। फिर कल यदि आरबीआई अपने आरोपों के संदर्भ में यदि कोई जांच करती है, या जैसा अभी बग्गा साहब बता रहे थे, कुछ बैंकों के जो पूर्व लोग हैं उनको कहते हैं कि आप जांच करो, और उसमें कुछ नए तथ्य सामने आ गए, और उसके बाद अगर आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत अगर उसकी गतिविधियां खत्म कर दी तो मेरे व्यापारी का जो पैसा है वो उसका क्या होगा? इसलिए हमें विवश होकर के पूरे देश में व्यापारियों को यह कहना पड़ा कि आप सबसे पहले अपने धन की सिक्योरिटी कीजिए, और यदि हो सके तो आप पेटीएम के स्थान पर जो अवेलेबल ऑप्शंस है उनको आप अपनाइए। अगर आरबीआई के से अगर क्लीन चिट मिलती है तो वापस लोग पेटीएम पर आएंगे, लेकिन नियम कानूनों का उल्लंघन करना देश में एक फैशन बन गया है। मैं रितेश मलिक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हम उन सारी कंपनियों के फर्जीवाड़े को हम भुगते ये नियम कानून का पालन नहीं करते। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है सर। हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या हम जो नॉन कंप्लायंस करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, क्या उनको एक अलग किस्म के संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं? ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है। बग्गा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और खंडेलवाल साहब ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो हम वापस अपने मर्चेंट्स को बोल देंगे कि आप वापस पेटीएम पे आ जाइए। लेकिन वो स्थिति क्या बन रही है सर? क्योंकि कुछ लोगों की आशंका अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ सवाल हैं। आपकी नजर में कोई खतरा तो नहीं है सर इतना ज्यादा? नहीं, लग तो यही रहा है जो मीडिया में रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, अब क्लैरिटी नहीं है। देखिए, आरबीआई आज नहीं कह सकता कि मार्च में हम खारिज कर देंगे लाइसेंस, वो तो मार्च में आएगा। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है। बट अगर आप आज मर्चेंट या कस्टमर के नजरिए से देखें, देखिए अगर कल को कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, बहुत ऐसे केस आए हैं जमतारा वालों के कि ये किसी का भी आधार कार्ड उठा के अकाउंट खोल लेते थे, वहां पे पैसा लाके निकाल लेते थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स यही आ रहे हैं कि वॉलेट्स में इस तरह का बहुत पैसा आया। अब कल को मर्चेंट के द्वार पे कोई पहुंच जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो क्या करते हैं दीपक जी, बड़े ब्लंट होते हैं, वो आके सील कर देंगे आपके अकाउंट सारे, और जब तक आप छुड़वा के लाएंगे कोर्ट से महीने लग जाएंगे, 6 महीने 1 साल, वो मर्चेंट तो खत्म हो जाएगा। सेम वे कस्टमर कोई अगर आपके पास आ जाए कि आप सीबीआई के दफ्तर हाजिरी लगाइए, आपके अकाउंट में इस तरह पैसा या आपके आधार कार्ड पे ये वॉलेट चल रहा था, आप सोचिए कितने चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नागरिकों के नजरिए से देख रहा हूँ, पेटीएम ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा डाला है, सॉफ्ट बैंक पी जैसे लोग हैं वो राइट ऑफ लेके चले जाएंगे भारत से। बट ये जो 330 मिलियन 33 करोड़ वॉलेट आपके खुले हुए हैं, 30 करोड़ अकाउंट खुले हुए हैं, 37 लाख मर्चेंट्स हैं, 80 लाख आपके पेटीएम के यूपीआई कोड्स चल रहे हैं। तो ये सब अब कल को अगर ये खुल जाता है, ये प्रॉब्लम होने वाली। ऑलराइट सर। रितेश जी, अब मैं आता हूं, जो मूल सवाल था जो सब जगह हो रहा है कि भाई स्टार्टअप को इस ऐसे मामलों में सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे बग्गा सर भी कह रहे हैं, एक आम आदमी की बात है, और आरबीआई का एक्शन ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन हो, कोई पीएसयू हो तो उस पर एक्शन कोई गवर्नमेंट का कोई लेने देना हो, तो आरबीआई का काम है।
पर आरबीआई का काम है इस देश के इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करना। 2008 में आरबीआई नहीं होता तो सर क्या होता आम निवेशक का? कोरोना काल में अगर आरबीआई नहीं होता तो आम निवेशक का क्या होता? तो आरबीआई तो सोचता है सर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में स्टार्टअप को सपोर्ट करना ना करने का सवाल क्यों? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक अजय सर ने कहा, उनकी बहुत जो भी उन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल ठीक हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग अपने सर्कुलर में लिखा? देखिए, हमारे देश के अंदर होता क्या है कि कोई भी चीज वर्डिक्ट पे आने से पहले हम है ना अपना डिसीजन सुना देते हैं। जैसे आज अभी खंडेलवाल सर ने कहा, रिस्पेक्टिंग सर, मैं सर से एक क्वेश्चन ये पूछूंगा। आज इन्होंने ये कहा कि हमने अपने सारे व्यापारियों को कहा कि पेटीएम ही ना यूज कीजिए। आप ये देखिए, एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो इनका एक छोटा सा बिजनेस वर्टिकल है, उस पे अगर लगाम लगा रही है आरबीआई, और मैं कहता हूं चलिए ये मान के चलते हैं बिल्कुल सही रीजन से लगा रही है, तो उसका यूपीआई से क्या लेना देना है, उसका साउंड बॉक्स से क्या लेना देना है, उसका बाकी। यही एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है, हमें डिजिटल फाइनेंस अच्छे से पता नहीं है। उसकी वजह से खंडेलवाल सर जैसे लोग अपने जितने भी व्यापारी हैं उन सबको उन्होंने एक ही वो कह दिया और कहा कि नहीं, और ये कहना बहुत आसान है कि जब वो आएगा तब हम कह देंगे वो यूज कर लिया जाए। अब आप सोचिए, अगर आपका ट्रस्ट एक बार अपनी बीवी पे उतर गया तो क्या आप उस पर वापस ट्रस्ट कर पाएंगे? ये मेरी तकलीफ। और मैं आपको वैसे बता रहा हूं सर, मैं आपको वो एज अ स्टार्टअप फाउंडर ये बता रहा हूं कि एक स्टार्टअप बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत स्ट्रगल लगती है, और इसका ये मतलब नहीं है। खंडेलवाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। रितेश जी आपकी जवाब पे खंडेलवाल जी। मैं खाली रितेश जी से केवल ये कहना चाहता हूं कि केवल इसलिए कि बात असल में अगर कुछ ना कुछ होगा तभी तो आरबीआई ने ऐसा सख्त कदम उठाया है, तो वो क्या कुछ होगा कहीं। और जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो जैसा बग्गा साहब कह रहे थे, यदि आप फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं तो अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ट्रस्ट है, पूरा फाइनेंस ट्रस्ट पर चलता है। यदि आपने ट्रस्ट खो दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर वॉलेट का पैसा है तो वो अभी तक पेटीएम बैंक में जा रहा था, बैंक के ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। यस सर, ऑलराइट सर। रितेश जी से मेरा एक आखिरी सवाल होगा। रितेश जी ये बार-बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये अगर एक्शन हो गया तो सारा ट्रस्ट साहब खत्म हो जाएगा? एचडीएफसी पे हमें याद है, एचडीएफसी पे बार-बार इंटरनेट बैंकिंग आउटेज के बाद उनके क्रेडिट कार्ड बेचने पर सरकार ने आरबीआई ने रोक लगा दी थी, और ये रोक 8 महीने रही। और आप यकीन करें 8 महीने बाद जब बैंक खुला उसके बावजूद एचडीएफसी सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेचने वाला वो था। तो एक बार अगर आप कंप्लायंस कर देते हैं, आप चीजों को ठीक कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रस्ट कहीं वापस जाएगा। तो फिर इस मामले में पेटीएम की ये जो चिंताएं हैं कहीं ये, या पेटीएम समर्थक लोगों की, वो एग्जैजरेटेड तो नहीं लग रही हैं? आप ठीक कर दीजिए कंप्लायंस, ठीक हो जाएगी बातें। दीपक जी, मैं सारी बातों से सहमत हूं। सिर्फ एक बात जो मुझे लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रापोलेशन जो हम कर रहे हैं ना, कि ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स ने कहा है कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अंडरवर्ल्ड का पैसा, ये जो बातें हैं ना, मुझे लगता है ये सब कस्टमर जो है, अगर तो आधिकारिक बातें नहीं है रितेश जी, देखिए हम तो जिम्मेदार चैनल हैं, आधिकारिक बातें नहीं है। और आपकी नहीं, मैं वैसे आपको एक है। और एक लास्ट चीज, आप ये देखिए, अब हमारे देश में सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर्स दोनों अमेरिकन हैं, चाहे वो गूगल देख लीजिए या वो वॉलमार्ट का फोन पे। एक देश की कंपनी है जिसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स थे, वो भी आज 10% से कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है हमें जरूर इसकी तह तक जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम वर्डिक्ट निकालना जब तक, और सेबी के लिए आप सैट में जा सकते हैं, आरबीआई के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और एक महीने में काफी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए थॉरो। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि आरबीआई ने ये जो कार्रवाई की है ये आमंत्रित तो करती है एक इन्वेस्टिगेशन को, और आरबीआई अपनी तरफ से भी कर रहा होगा। पेटीएम के अपने चैनल्स होंगे इन्वेस्टिगेशन के, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि बग्गा सर ने कहा, क्लैरिटी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो इसके इर्द गिर्द जितने सवाल थे हमने उनको कोशिश की आज के शो में समाहित करने की। उम्मीद है ये दर्शकों के काम आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बग्गा सर, वक्त निकाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद खंडेलवाल साहब, आपने वक्त निकाला। रितेश मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।